नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी शनिवार को हैदराबाद पहुंच गए हैं, जहां वे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक एग्जीबिशन इवेंट में हिस्सा लेंगे। यह मेसी का 14 साल में पहला आधिकारिक भारत दौरा है, जो उनके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी G80 टूर का हिस्सा है और पूरे देश में उनके करियर को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने इसे तेलंगाना और हैदराबाद के लिए सौभाग्य बताया और कहा कि मेसी जैसे वैश्विक खिलाड़ी का यहां आना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि करीब 10 से 15 मिनट का फ्रेंडली मैच हो सकता है और आयोजन के लिए पुलिस व प्रशासन ने सभी जरूरी एहतियाती इंतजाम किए हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था जैसी स्थिति हैदराबाद में नहीं होगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शामिल होने की भी जानकारी दी गई है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीडांगन में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस मिसमैनेजमेंट को पश्चिम बंगाल के गौरव पर आपराधिक हमला बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने फैंस के टिकटों का पूरा रिफंड, खेल मंत्री अरूप बिस्वास, फायर मंत्री सुजीत बोस और मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता के इस्तीफे की भी मांग की। अधिकारी ने आरोप लगाया कि वीआईपी संस्कृति के कारण असली फुटबॉल प्रेमियों को मेसी की झलक तक नहीं मिली और उन्हें महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर कोलकाता हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर टीएमसी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए जिम्मेदारी निजी आयोजकों पर डाल दी है। टीएमसी ने एक्स पर कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक अनुमति दी थी, जबकि टिकटिंग, भीड़ नियंत्रण और ऑन ग्राउंड इंतजाम पूरी तरह इवेंट के प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी थी। पार्टी ने कहा कि आयोजकों की गंभीर लापरवाही और बंगाल को बदनाम करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मेसी के संक्षिप्त दौरे से नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की, कुर्सियां और बोतलें फेंकी तथा बैरिकेड तोड़कर मैदान में घुस गए। फैंस का आरोप है कि प्रोग्राम वीआईपी शो में बदल गया और 4,000 से 25,000 तक के टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें मेसी की मुश्किल से झलक मिली और नहीं भी मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है और टिकट रिफंड का आश्वासन दिया है। केरल लोकल बॉडी चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में यूडीएफ पर भरोसा करने के लिए केरल के लोगों को सलाम। यह एक अहम और खुशी देने वाला जनादेश है। ये नतीजे यूडीएफ में बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। राहुल ने कहा कि मैसेज साफ है, केरल एक जवाबदेह शासन चाहता है जो सुने, जवाब दे और काम करे। हमारा फोकस अब पक्का है, केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहना, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करना और ट्रांसपेरेंट लोगों को सबसे पहले रखने वाला एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करना। सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बधाई। पार्टी के हर लीडर और वर्कर को मेरी दिल से तारीफ, जिनकी लगन और कड़ी मेहनत से यह जीत मुमकिन हुई। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने व्यापक जीत दर्ज करते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला और ब्लॉक पंचायतों में निर्णायक बढ़त बनाई है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मजबूत जनादेश माना जा रहा है। यूडीएफ ने 6 में से 4 नगर निगम, 86 में से 54 नगर पालिकाएं, 14 में से 8 जिला पंचायतें, 152 में से 81 ब्लॉक पंचायतें और 941 में से 492 ग्राम पंचायतें जीती। इसके उलट सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को बड़ा झटका लगा और उसकी पकड़ शहरी व अर्धशहरी क्षेत्रों में कमजोर हुई। चुनाव की एक बड़ी खासियत तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, जहां उसने 101 में से 50 वार्ड जीतकर एलडीएफ के 45 साल पुराने शासन को खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूडीएफ की जीत को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया। कुल मिलाकर नतीजे बताते हैं कि यूडीएफ की दावेदारी मजबूत हुई है, एलडीएफ पर दबाव बढ़ा है और शहरी केरल में
बीजेपी की मौजूदगी भी स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी एनडीए की जीत को केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। शनिवार को जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जमीनी स्तर पर उनकी लगातार मेहनत के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश इस बात का संकेत है कि केरल के लोग विकास के लिए भाजपा के विजन पर भरोसा जता रहे हैं। केरल की राजधानी में एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने 45 वर्षों से सिविक बॉडी पर काबिज लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का शासन खत्म कर दिया। 101 वार्ड वाली तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में एनडीए ने 50 सीटें जीती, जबकि एलडीएफ को 29 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 19 सीटें मिली। 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं और एक वार्ड में उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा शहर के विकास और नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बेहतर करने पर काम करेगी और केरल को विकसित केरलम बनाने का लक्ष्य रखेगी। केरल लोकल बॉडी चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए इसे साफ जनादेश और राज्य की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा का उत्सव बताया। एक्स पर एक पोस्ट में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को राज्य भर में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि यह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक अहम संकेत है। उन्होंने कहा कि यूडीएफ का बेहतर प्रदर्शन, कड़ी मेहनत, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है और यह 2020 के स्थानीय चुनावों से काफी बेहतर है। साथ ही थरूर ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को भी स्वीकारते हुए उसे राजधानी की राजनीति में बड़ा बदलाव बताया। अमेरिका बेलारूस के प्रमुख निर्यात पोटाश पर लगे प्रतिबंध हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसे वॉशिंगटन और वर्षों से अलग थलग पड़े बेलारूस के बीच रिश्तों में नरमी का संकेत माना जा रहा है। बेलारूस के लिए अमेरिकी विशेष दूत जॉन कोल ने 12 और 13 दिसंबर को मिन्स्क में देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस पर पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार उल्लंघनों और 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के कारण कई प्रतिबंध लगाए थे। कोल ने 2 दिन की वार्ता को बहुत फायदेमंद बताया और कहा कि चर्चा का फोकस दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने, प्रतिबंधों में ढील और बेलारूस में राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर रहा। उन्होंने कहा कि रिश्ते अब छोटे कदमों से आगे बढ़कर अधिक ठोस प्रगति की ओर जा रहे हैं। वार्ता में यूक्रेन युद्ध और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जबकि लुकाशेंको की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीबी को अहम बताया गया। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद अधिकारियों ने क्रेडिट एक्शन रिस्पांस प्लान यानी क्रैप के स्टेज 4 के तहत सख्त एंटी पॉल्यूशन पाबंदियां लागू कर दी हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के अनुसार धीमी हवा, स्थिर वातावरण और पॉल्यूटेंट के फैलाव में कमी के कारण प्रदूषण बढ़ा। क्रैप 4 के तहत पूरी दिल्ली और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन, तोड़-फोड़, स्टोन क्रशर और माइनिंग पर रोक लगी है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 व्हीलर वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में प्रभावी होगा। क्लास 5 तक के स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग मोड अपनाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने पॉल्यूशन कंट्रोल और मॉनिटरिंग बढ़ाने, उल्लंघन पर कार्रवाई करने और लोगों को बाहर की गतिविधियां कम करने की सलाह देने को कहा है। स्थिति लगातार मॉनिटर की जा रही है और जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक HA इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की जगह लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक PTI से बातचीत में रामनगर से विधायक हुसैन ने कहा कि 99% संभावना है कि शिव कुमार को यह जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि उन्होंने तारीख को लेकर स्पष्ट वजह नहीं बताई। इस बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री V सोमन्ना ने गृह मंत्री G परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताकर चर्चा को और हवा दी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया और शिव कुमार 14 दिसंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जो रामलीला मैदान में कांग्रेस की मेगा रैली के बाद होगी। 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास करीब 140 विधायकों का बहुमत है। सरकार के आधे कार्यकाल के बाद 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले की अटकलें तेज हैं।
हालांकि पार्टी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अगले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए शनिवार को नामांकन भरा जा रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पत्रकारों ने उनका नाम सबसे ऊपर होने को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए राज्य के सभी विधायक आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं, उसी के तहत मैं भी आया हूं। उन्होंने कहा कि बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर काम होगा। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद चुनाव से की थी। इसके बाद पार्टी संगठन और चुनावी राजनीति में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके घर गए थे, जिसकी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों से सरकार के रिसोर्सेज व्यर्थ होते हैं और पैसे भी लगते हैं। हालांकि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शुक्रवार को ही कैबिनेट बैठक में मनरेगा का नाम बदलने पर फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं समझ नहीं सकती कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है, क्या है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम है। उन्होंने कहा कि दूसरा ये कि जब भी नाम बदला जाता है तो सरकार के रिसोर्सेज फिर से व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना होता है। सारे ऑफिस रीनेम होते हैं, सब कुछ रीनेम करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना को साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तौर पर लाया गया था, जिसे साल 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल भर में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.